नमस्कार साथियों, कैसे हालचाल है आपके। और आज मैं एक विशेष विषय के साथ आप सभी के साथ उपस्थित हूँ, और वो विशेष विषय है दुनिया के लिए और दुनिया के हर उस मानव के लिए जो कि वर्तमान में तेल गैस के संकट से निजात पाना चाहता है। उन सब की मूल क्या है? जब मूल की ओर हम जाते हैं तो एक ही नाम नजर आता है, और वो नाम क्या नजर आता है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। आखिर ये क्या है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और ये इतनी बड़ी वजह बना कि इसने पूरे विश्व की पूरी मानव जाति को हिला के रख दिया। इसने देश की अर्थव्यवस्थाओं को इतनी तीव्र गति से बदला जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। तो क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और क्या इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज इसी प्रकार से बंद रहा तो क्या भारत के पास कोई विकल्प होगा, और वो विकल्प होगा तो क्या होगा? उन सभी पर चर्चा के लिए मैं मौजूद हूँ, डॉक्टर राजकमल दिवाकर, आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। यहाँ मेरे पीछे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ये वही हॉर्मूज का ये वही मोड़ है जिसे हॉर्मूज जल डमरू के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से इसका हॉर्मूज नाम क्यों पड़ा, क्या इसके पीछे कारण है, उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं अपन। तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा, हॉर्मूज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। पहली बात, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्गों के ऐतिहासिक और आधुनिक वैश्विक ऊर्जा तक प्रभावित करने का महत्वपूर्ण एक जल डमरू है। इसका नाम हॉर्मूज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक वजह है, और वो वजह इतनी सी है कि यहाँ पर एक द्वीप है छोटा सा। यहाँ जो है ना, यहाँ एक द्वीप है छोटा सा, और इस द्वीप का नाम हॉर्मूज है, इसलिए इसका नाम हॉर्मूज जल डमरू या हॉर्मूज जल संधि पड़ा है। इसे फारस की खाड़ी की चाबी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फारस की खाड़ी से ऐसे करके भारत, चीन और यूरोप के बीच एक व्यापारिक मार्ग का सुलभ रास्ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर मैं इसकी बात करूं तो साथियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस नाम की जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति हॉर्मूज नाम 11वीं शताब्दी के समृद्ध बंदरगाह शहर हॉर्मूज से लिया गया, जो इसकी स्थिति कहाँ पे है? इस जगह पे है, बिल्कुल इस जगह पे है। ध्यान रखें, इस जगह पे हॉर्मूज बंदरगाह है। साथ ही साथ ये एक शहर, इसी शहर के नाम पर ये हॉर्मूज जलडमरू पड़ा। ये हॉर्मूज नामक जो द्वीप है वो कभी एक समृद्ध व्यापारिक शहर या केंद्र हुआ करता था, और इसे ही फारस की खाड़ी की चाबी भी कहा जाता। आर्थिक महत्व की बात या प्राचीन महत्व की बात करें तो सदियों से मार्ग भारत, चीन, यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक सेतु रहा है, एक पुल की तरह काम किया है। जो भी शक्ति इस मार्ग पर नियंत्रण रखती थी वह वैश्विक व्यापार पर अपना हक जमा लेती थी। आगे इस पर विस्तृत और चर्चा के लिए चलते हैं, और क्या महत्वपूर्ण बातें रहने वाली हैं। तो देखिए, हॉर्मस जल डमरू प्रमुख ऐतिहासिक और आधुनिक संघर्ष, यानी कि अभी तक ऐसा नहीं है कि इस हॉर्मस जल डमरू की जब इतनी बड़ी महत्वता है, इतनी बड़ी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय महत्वता है, तो निश्चित तौर पर इतिहास में भी कभी ना कभी इसको लेकर कोई ना कोई द्वंद्व रहा होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से मैं बात करूं तो पुर्तगाली और औपनिवेशिक दौर में, यानी कि 16-17 सेंचुरी में पुर्तगाली और सी हॉर्मूज ग्लेशियर को लेकर भी विवाद रहा है यहाँ। इसके अलावा 1980 के दशक में एक टैंकर युद्ध हुआ जिसमें इराक, ईरान और अमेरिका के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय विवाद खड़ा हुआ 1980 के दशक में। और वही स्थिति आज 2026 में आपको देखने को मिल रही है। 2026 में फरवरी मार्च में हालिया संकट आपको नजर आ रहा है, और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर ईरान ने ये क्या लगा रखा है, यहाँ प्रतिबंध लगा रखा है, इस हॉर्मूज महासागर से किसी या हॉर्मूज जल संधि से किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा है। अभी हाल ही में भले ही 5 फरवरी को एक जहाज को भारत भेजा जिस पर एक टैंकर लदा हुआ था, और उस टैंकर में 15,400 टन एलपीजी भारत आई है। ये ईरान ने हमारे लिए आत्मीयता दिखाते हुए, एक दोस्ताना रास्ता दिखाते हुए, दोस्ताना अपना हक दिखाते हुए भारत के लिए भेजा है, जो बड़ा उपयोगी रहने वाला है।
अगर मैं हालिया संकट की बात करूं तो 95% की गिरावट हुई है किसमें, तेल के या एलपीजी या अपन कह सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के व्यापार में 95% की गिरावट हुई है अभी जो 2026 में फरवरी मार्च में दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं और तो देखें राजनीतिक और रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है इस हॉर्मुज जलडमरू का, जिसको लेकर इतनी चर्चा का विषय पूरे विश्व में बना हुआ है। रणनीतिक और आर्थिक महत्व की बात करें तो तेल गैस की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, क्योंकि तेल और गैस का सप्लाई यहीं से होती है, ठीक है ना। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% और एलपीजी या एलएनजी का 20% इसी सक्रिय रास्ते से होकर गुजरता है, ये जो बात की जा रही है। ये जो रास्ता है ये 33 से 39 किलोमीटर है और यहीं आपका सऊदी दुबई भी है। क्या है दोस्तों? दुबई, ठीक है ना। इसके बाद में बात करूं भौगोलिक दृष्टि से यह ईरान और ओमान के बीच है। ईरान और ओमान के बीच में है, ईरान ये है, ओमान ये है, इसके बिल्कुल बीच में है। केवल 33 से 39 किलोमीटर चौड़ा है, जिससे ये अवरुद्ध करना राजनीतिक रूप से आसान हो जाता है। ज़्यादा लंबी चौड़ाई नहीं है, 33 से 39 किलोमीटर की खाई है जो आसानी से अवरुद्ध की जा सकती है, ठीक है ना। भारत के लिए महत्व क्या है? भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 40% यानी कि हमारी ज़रूरत का 40% जो कच्चा तेल है और 54% एलएनजी इसी मार्ग से जरिए से आयात की जाती है। इधर देख सकते हैं आप, ईरान जो है वो कच्चे तेल का 40% और एलएनजी का मतलब 54% यहीं से आयात करता है। ये तेल के टैंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी एक ये एलएनजी का टैंकर है, पोत है, ये भारत अब भेजा था 5 अप्रैल को। और तो इसके अलावा और भी हम देखें, इसके बारे में जानकारी दें, वर्तमान स्थिति क्या है। अगर अप्रैल की मैं बात करूं, आज अप्रैल, अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल की स्थिति क्या है अप्रैल 2026 की, इसको लेकर जो करंट एकदम अपडेट है कि हालिया युद्ध विराम की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य वैश्विक एजेंसियां इस मार्ग को पूरी तरह से फिर से खोलने और वहां फंसे लगभग 2000 जहाज़ों की सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रही है। यहाँ देखिए ये सारे जहाज यहाँ रोक रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये यहाँ से रास्ता कर दिया इन्होंने बंद। ये फंसे हुए जहाज है, युद्ध विराम की घोषणा की जा चुकी है और अभी 12 अप्रैल 2026 को ताज़ा स्थिति के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बेहद नाजुक मोड़ पर है और इसी को लेकर इस्लामाबाद पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आखिर होगा क्या आगे? देखें शांति वार्ता की विफलता। देखें इस्लामाबाद वार्ता, जेडी वेंस और आपके ईरान, इस्लामाबाद से उनके प्रमुख और अमेरिका, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। बिना किसी नतीजे के ये जो समझौता था, ये जो सेटलमेंट करना था, इस्लामाबाद यानी भारत, सॉरी पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता कर रहा है। और मध्यस्थता क्यों कर रहा है, क्या कारण है, इन पर अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह बिना किसी नतीजे के ये मीटिंग खत्म हो गई और वापस लौट रहे जेडी वेंस ने एक बात इनसे कही थी कि भाई हमारी जो शर्तें हैं वो शर्तें इतनी है कि परमाणु परीक्षण ना करे ईरान। लेकिन ईरान ने ये साफ स्पष्ट मना कर दिया। या देख सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट, लिखित गारंटी, परमाणु हथियार ना बनाने की गारंटी ठुकराई गई है। हॉर्मुज पर नियंत्रण है किसका? ईरान का। और विवाद का कारण भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य है और इसको लेकर ये इस्लामाबाद में वार्ता हुई और जेडी वेंस ने भी मना कर दिया कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है, अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने का प्रयास करता है तो फिर हम उससे बदला जरूर लेंगे। तो ये जो वार्ता विफल हुई है, ये आखिरकार कहां तक कैसे जाती है, इनका एक चिंता का विषय, एक सोचने का विषय है। क्या भारत पर इसका असर होगा और क्या नहीं? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो पहले अपन बात कर ले सैन्य स्थिति। हॉर्मुज की घेराबंदी की जा चुकी है। हालांकि 8 अप्रैल से औपचारिक युद्ध विराम लागू है, लेकिन हॉर्मुज का रास्ता अभी भी बड़े जहाजों के लिए बंद है। अमेरिकी नौसेना वहां से समुद्री बारूद हटाने की कोशिश कर रही है, जिसे ईरान ने समझौते का उल्लंघन बताया। इधर अमेरिकी नौसेना आप देख सकते हैं ये है, और 8 अप्रैल की स्थिति है। ईरान इसका विरोध कर रहा है कि आप नहीं कर सकते ऐसा।
और यहाँ पर देखते आप देख सकते हैं कि ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा पर अभी भी संघर्ष है। इजराइल का कहना है कि वह अपने अभियान नहीं रोकेगा, वह मूल समझौते का हिस्सा नहीं था। हिजबुल स्थितियाँ क्या है, लेबनान इजराइल यहाँ पे विवाद चल ही रहा है, संघर्ष अभी जारी है, इजराइल सेना का अभियान अभी जारी है, ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। तो क्या इस देश के लिए ये घातक साबित हो सकता है, या इससे तीसरे विश्व युद्ध को मानव जाति को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए? भारत पर इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो युद्ध के प्रभाव की अगर हम बात करें तो साथियों, युद्ध के प्रभाव की तेल की कीमतें, समुद्री रास्ता जब ये बंद हो जाएगा या युद्ध की स्थिति बनेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से तो टैंकर जो यान है, जलयान निकल नहीं पाएंगे, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या करेंगी, आसमान तक छुएंगी। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे बड़ा ही नुकसान होगा हर देश में, तेल गैस की कीमतें बढ़ेंगी। हताहत 28 तारीख 2026 की बात है, ऑपरेशन एपेक प्यूरी चलाया गया। दोनों तरफ से अब तक हजारों लोग मारे गए हैं, सैनिक भी मारे गए, नागरिक भी मारे गए, आप देख सकते हैं सैनिकों की भी मृत्यु हुई है, आम जनता भी इस युद्ध में मारी है। तो ये युद्ध का प्रभाव रहा है। अब भारत पर मैं असर की बात कर लूँ तो देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा लाइन है, ये ऊर्जा सुरक्षा यानी कि भारत के जितने भी जहाज हैं वो यहीं से आते हैं। अगर ये सारे बंद रहते हैं, भारत के लिए स्थिति चिंताजनक होगी। भारतीय विदेशी मंत्रालय लगातार दोनों पक्षों के बीच संयम बरतने की कोशिशें कर रहा है और सुरक्षित निकाले जाने का कोई रास्ता अख्तियार कर रहा है कि कोई भी ऐसा रास्ता निकल जाए जो सुरक्षित हो। यहाँ पे पूर्ण नौसैनिक घेराबंदी की जा चुकी है, इस पर पूर्ण नौसैनिक घेराबंदी आप देख सकते हैं हो चुकी है, ठीक है ना। और इसका निश्चित तौर पर भारत ही नहीं पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। अगला कदम क्या हो सकता है, इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि यदि समुद्री रास्ता तुरंत नहीं खोला गया तो ईरान को पूर्ण सैनिक हमला कर दिया जाएगा, या पूरी तरह से युद्ध की स्थिति को झेलना अमेरिका ईरान को पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखें, ईरान अमेरिका युद्ध और हॉर्मूज की बंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सप्लाई शॉक की स्थिति में डाल दिया है। सप्लाई शॉक हो गई है, रुक दी गई है, कोई पेट्रोल नहीं है, स्ट्राइक हड़ताल पे चले गए सभी लोग। कीमतें 120 से 130 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। भारत का 80% तेल का 80% आयात करता है। हॉर्मूज बंदी से कच्चे तेल की कीमतें 120 से 130 प्रति बैरल के पार। इसके कारण पेट्रोल, डीजल, माल ढुलाई महंगी हो गई है, जिससे खाने पीने की चीज़ें भी दाम भी अभी बढ़ रहे हैं। अभी राजनीतिक तेल भंडार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने अपने आपातकालीन तेल भंडारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये भंडार केवल सीमित समय, लगभग 9 से 10 दिन के लिए पर्याप्त होंगे। अब रणनीतिक तेल भंडार ऐसी स्थिति में होगा क्या? निर्यात में गिरावट देखें, यूरोप और मध्य पूर्व के होने वाले भारतीय निर्यात जैसे बासमती चावल जो यहाँ से वहाँ जाता है ना, चाय, इंजीनियरिंग सामान में भारी गिरावट आई है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र में गुजरने वाले जहाज़ों के प्रीमियम 500% तक बढ़ा दिए हैं। अगर आपको इस रास्ते से जाना है तो उसका प्रीमियम आपको 500% ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां भी तो झेलेंगे ना। इसके अलावा यहाँ पर कम निर्यात, ये चीज़ें निर्यात आयात ये होती थी महंगी तेल, व्यापारिक घाटा बिल्कुल हो रहा है। रुपए के गिरावट आई है, 500% बढ़ा प्रीमियम। इंश्योरेंस अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा महंगा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके अलावा हॉर्मूज की वर्तमान स्थिति की बात करें, आज 12 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार ये जलडमरू दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बना हुआ है। नो गो जोन, अधिकांश वाणिज्यिक जहाज़ों ने इस रास्ते का उपयोग करना बंद कर दिया है, क्योंकि कभी भी उनको जान माल का नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि युद्ध विराम की बात चले, लेकिन जातिगत जो जो बंद कर रही हैं, ये कोई विवाद अभी निकल कर नहीं आ रहा है कि कोई मामला स्पष्ट होगा। माइन स्वीपिंग की बात करें अपन तो संप्रभुता का उल्लंघन, मिसाइल बैटरियों को हाई अलर्ट पर डालना, ये कहीं ना कहीं संप्रभुता का हनन लगता है देशों की। वैकल्पिक मार्ग इसके अलावा है क्या? तो देखिए, भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग क्या है, क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। फंसे हुए जहाज, वर्तमान में लगभग 1850 व्यापारिक जहाज फंसे हुए जो मार्ग सुरक्षित होने वाले हैं। अभी देखें, अगर हम इसकी बात करें आगे
तो अगर ये हॉर्मूज जल डमरू का विवाद नहीं सुलझा तो क्या भारत के पास इसका कोई सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या है, वो है चाबहार बंदरगाह। देखिए भारत का मुख्य विकल्प है ये। अगर ऐसी स्थिति होती है तो यहां से अपन अपना व्यापार कर सकते। कैसे कर सकते, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन अपन देखें तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना, ये बंद कर रखा है, चौक पॉइंट है ये, यहाँ पर जिसे हॉर्मूज जलडमरू कहा जाता है। और ये जो चाबहार बंदरगाह है ये इस जगह पर है। ये कहाँ पे है, इस जगह पर। अब यहाँ से इजी गोइंग भारत सुरक्षित मार्ग है ये, इधर ना जाना, हम क्रॉस नहीं करना। यहीं से अगर हमको व्यापारिक रास्ता, ये चाबहार बंदरगाह यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा दिखा रहा मैं, ये पॉइंट है जहाँ बंद है। और यहाँ से चाबहार बंदरगाह, यहाँ से आसानी से भारत मध्य एशिया से जुड़ा हो सकता है और हम अपना निर्यात कर सकते हैं। यानी कि भारत का मुख्य विकल्प है हॉर्मूज जलडमरू के बंद होने के रास्ते के बाहर स्थित है कौन, चाबहार बंदरगाह, इसके बाहर स्थित है, इधर हमारी साइड में ही। इसका मतलब है कि अगर हॉर्मूज जरिए सीधे चाबहार तक पहुंच सकता है, यानी कि अगर हॉर्मूज बंदरगाह प्रतिबंधित रहता है तो हम इस रास्ते से, अगर ईरान चाहे तब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये विकल्प के तौर पर इससे क्या होगा, एक हमारी वैकल्पिक सप्लाई वो चेन है वो प्रारंभ हो सकती है। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो सकती है, हमारी नहीं, एशिया की और यूरोप की। भारत के अन्य वैकल्पिक ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ युद्ध के कारण खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब है, इराक है, से तेल की आपूर्ति बाधित होने पर भारत इन विकल्पों पर काम कर रहा है, जैसे कि रूस से, रशिया से, है ना। और इसके अलावा वो नाइजीरिया से संपर्क कर सकता है, अंगोला से संपर्क कर सकता है जो तेल निर्यातक देश है। इसके अलावा रूस से ज़्यादा आयात, भारत ने रूस से मिलने वाले डिस्काउंट तेल को कोटा बढ़ा दिया है। आर्कटिक बंदरगाह है, ये 45% अपन इधर रूस से सप्लाई कर रहे हैं, डिस्काउंट तेल कोटा बढ़ा दिया गया है। तेल आयात बड़ा, मूल्य अधिक, महंगा, हॉर्मूज संकट सुरक्षित, यानी कि जो पहले रशिया से हम सस्ते में तेल खरीदते थे वो भी उन्होंने महंगा कर दिया है। इसके अलावा अफ्रीका और अमेरिका, भारत अब नाइजीरिया, अंगोला, अमेरिका से तेल आयात बढ़ रहा है। हालांकि ये तेल महंगा है लेकिन हॉर्मूज के संकट के समय ये एक सुरक्षित विकल्प है। नाइजीरिया, अंगोला और ये अमेरिका से। रणनीतिक भंडार की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम, मंगलुरु, है ना, भूमिगत से निकासी जो घरेलू कीमतों की नियंत्रित करने के लिए जो हमारे देश से तेल निकाला जाता है, उससे भी हम कहीं हद तक अपने देश के विकास में, उत्थान में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए भूमिका और नाम की अगर मैं बात करूं तो हॉर्मूज जलडमरू दुनिया की महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। ये बताइए आपको, ऊपर से इसे फारस की खाड़ी की चाबी कहा जाता है। रणनीतिक और आर्थिक महत्व तो हमने बता ही दिए आपको। तेल व्यापार 25%, एलएनजी 20% प्रभावित होती है। 1850 से प्लस यहाँ जहाज फंसे हुए हैं। कैप ऑफ गुड होप 12 से 15 दिन बढ़ गया है, यानी कि अगर यहाँ से नहीं जाता कोई, यहाँ से नहीं जाए और फिर क्या करे, वो घूम के जाएगा इतना, तो कितना उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना। अब इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि यहाँ महंगाई 128 से 130 प्रति बैरल हो गई है, पेट्रोल 500%, इसको इंश्योरेंस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, है ना। रुपए, भारत में रुपए की गिरती कीमत पर असर, इसका ईरान अमेरिका तनाव का सीधा असर भारतीय रुपए पर भी पड़ रहा है। ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है अभी हमारे देश में, रुपया गिरा है 88.50% पर है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कैश आउट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है आयात महंगा हो रहा है। ये तेल, सोना, मशीनरी, घरेलू बाजार, ये सारी चीज़ें कैसी होती जा रही हैं, महंगी होती जा रही हैं। देखिए आगे की राह क्या होगी। भारत वर्तमान में 2 स्तर पर काम कर रहा है, एक कूटनीतिक कर रहा है और एक आर्थिक कर रहा है। तो कूटनीतिक में ब्रिक्स से समझौता, ब्रिक्स के साथ देशों के साथ मीटिंग, G20 के साथ अभी मीटिंग हुई है, वहाँ कुछ निकलने की संभावना है। कुछ प्रेशर लेवर है, यूएस, ईरान है। तनाव कम, दबाव बनाने के लिए कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं। रुपए रूबल को भी प्रयास में लाया जा रहा है, रुपए दिरहम का भी प्रयोग किया जा रहा है, तेल की आपूर्ति में डॉलर पर निर्भरता कम रहे। तो देखिए ये जो भारत की स्थिति है और ये जो हॉर्मूज का मामला है, ये मैंने पूरा सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया।
और मुझे लगता है शायद कुछ हद तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसी को आगे लेकर चलेंगे सीरीज के तौर पर। आने वाले कुछ ही दिनों में क्या होता है, क्या निकलता है, इसका परिणाम देखना ना भूलें आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। तो तब तक के लिए दें मुझे विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।